हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने वाले थे। उसमें से हमने इलेक्ट्रिक चार्ज वाले पार्ट को कंप्लीट किया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, नेचर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने बात की। उसमें से एक प्रॉपर्टीज़ था कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, वो आपस में क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, एक्सर्ट कर सकते हैं। अब दो चार्ज अगर है तो वो क्या कर सकते हैं, अगर सिमिलर नेचर के हैं तो रिपेल कर सकते हैं, डिसिमिलर नेचर के हैं तो अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हमें पता है। ठीक है, लेकिन उनके बीच में कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इन सारी बातों के बारे में हमें आइडिया मिला तब जब कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया जिसे हम कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। ठीक है, कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होने वाला है कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट इसका है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, सपोज एक ये चार्ज पार्टिकल है और एक ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज है सपोज Q1 और इस पर चार्ज है सपोज Q2, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो सपोज R है। ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस सपोज R है। तो इनका कहना था कि दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स लगेगा, द इलेक्ट्रोस्टैटिक force between two point charges is directly proportional to the product of both charges and inversely proportional to square of distance between them, ओके। तो ये है इसका स्टेटमेंट कूलाम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक का, कि भाई अगर दो चार्ज पार्टिकल है जिसके बीच का डिस्टेंस जो है r है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, है ना, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, क्या बोल रहा है देखो, force between two charges is directly proportional to the product of both charges। ठीक है, यहां से यहां तक देखो तो प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई Q1 इंटू Q2। ठीक है, सेकेंड पैरा में क्या कहता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब क्या कहता है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 1 अपॉन हो गया 1 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसको हम कह दें बेटा इक्वेशन 1, ये 2, अगर इन दोनों को कंबाइन करो, है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ऐसा आ गया। अब बेटे आपको पता है हमने हमेशा किया है कि जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना होता है, उसके बदले इक्वलिटी साइन देना होता है, तो अपन क्या करते हैं, F इक्वल टू एक कांस्टेंट लगाते हैं। यहां पर हम इसको KE लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कूलाम्स कांस्टेंट बोलेंगे, तो KE हो गया, और Q1 Q2 बाय r स्क्वायर पहले से था। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, कूलाम्स कांस्टेंट।
ओके, दिस इज कॉल्ड कूलम्ब्स कांस्टेंट। वेल अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमें जो फाइनल इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो कितना आ रहा है, के ई इक्वल्स एफ इक्वल्स टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके अंडरस्टूड, दिस इज कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्लियर? ओके प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट वी विल डू, अब देखो बेटा यहां पर जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया, क्या आया, F इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल जो है एक्सप्रेशन आया, किस चीज का, कूलम्ब फोर्स का। ठीक है बेटे, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि ये के ई क्या है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, एक वैल्यू होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स वैल्यू। अब यहां पर हम क्या करते हैं बेटा, दो केस लेते हैं। केस वन, इफ surrounding medium is air, surrounding medium is air, मतलब जो जहां हमने चार्ज रखा है वो किस मीडियम में रखा है, एयर में रखा है। ठीक है, एयर में है, उस कंडीशन में, ठीक है, ये जो के ई होता है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां पर एक नया टर्म्स फिर से आ गया बेटा, यहां पर एक नया टर्म फिर से आ गया, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, तो इसको कहते हैं बेटा परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगेन ये जो है एक कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फिर से क्या है, एक कांस्टेंट है। क्लियर? अच्छा चलो भाई, तो के ई इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, और एप्सिलॉन नॉट को हमने बोला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, और मैंने बोला ये कांस्टेंट है। सर कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होती है बेटा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये इसका वैल्यू होता है। मैग्नेट यूनिट क्या होता है ये अभी आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बेटे ऑब्वियसली 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये पूरे कैलकुलेट होकर के क्या आएंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगा। ये अप्रॉक्स में आता है 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, 9 इंटू 10⁹9। आगे बात समझ में? तो इसमें जो के ई की वैल्यू है वो क्या है, 9 इंटू 10⁹9। अगर क्या चीज है, एयर, तो एयर के केस में ये हो गया 9 इंटू 10⁹9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। तो जब भी एयर में रखा रहेगा दो चार्ज, तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, Q1 की वैल्यू रखोगे, Q2 की वैल्यू रखोगे, उनके बीच की डिस्टेंस की वैल्यू रखोगे, आपको फोर्स पता चल जाएगा। तो ये फोर्स कौन सा है बेटा, एयर में है। ठीक है, ये फोर्स किस में है, एयर में है। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से हमने क्या लिखना है, 1/ke को क्या लिख सकते हैं बेटे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कुछ दिक्कत है? अब मैंने के की वैल्यू लिखाई 9 इंटू 10⁹9, है ना। अब इसका यूनिट क्या होगा, तो बेटे यहां से देखो के का यूनिट क्या होगा, के की यूनिट निकालना आपको अच्छे से आता होगा। तो बेटे के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाय Q1 Q2। एफ का क्या होता है बेटा, न्यूटन, आर क्या है, डिस्टेंस, तो मीटर स्क्वायर, और Q1 Q2 क्या होता है बेटा, कूलम्ब, कूलम्ब का स्क्वायर। ठीक है,
तो ke की जो वैल्यू है वो फाइनली क्या आया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ke। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, के क्या है बेटा, कूलम कांस्टेंट है जब एयर मीडियम रहेगा, मीडियम के तौर पे क्या है एयर है। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी फिर, ठीक है, सॉरी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, तो बेटे इस वाले फॉर्मूले में आ जाओ, देखो तो इस वाले फॉर्मूले में, तो बेटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रॉम देयर, है ना, इससे एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई FR स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात, Q1 Q2 बाय 4 पाई FR स्क्वायर। अब यूनिट एंड डायमेंशन अगर आपको याद हो बेटा तो अच्छे से पता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका कोई भी यूनिट कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इसका कुछ नहीं होगा। तो Q1 Q2 क्या है बेटा, चार्ज का क्या हो जाएगा कूलम स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या है न्यूटन और इसका क्या है मीटर स्क्वायर। तो इसका क्या हो गया बेटा उल्टा हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो के की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है, ये आपको समझ में आ गया। हाँ, तो हमें समझ में आया बेटा कि अगर एयर मीडियम है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 by R स्क्वायर या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है, एयर की कंडीशन में। तो सर अगर मीडियम चेंज हो गया, अगर कोई और मीडियम हुआ तो फिर क्या होगा, तो हम बात करेंगे केस 2 की, कि भाई मीडियम अगर कोई और है। लेट्स टॉक अबाउट इट। केस 2, if charges are placed in some medium, ठीक है, किसी मीडियम में रख दिया, एयर में ना रख करके वैक्यूम में ना, एयर और वैक्यूम एक ही हुआ बेटा, हाँ एयर और वैक्यूम एक ही हुआ, इसके अलावा किसी अदर मीडियम में रख दोगे तो फिर क्या होगा, तो फिर क्या होता है बेटा, जो के की वैल्यू है वो बदल जाती है। फिर जो है ना के की वैल्यू जो अभी आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था, अब वो हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है ना, इसको क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन। वहां पे क्या था बेटा, देखो एप्सिलॉन नॉट, क्या पढ़ते हैं इसको एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहां पर इसको क्या पढ़ेंगे ओनली एप्सिलॉन। ठीक है, ओनली एप्सिलॉन। तो ये क्या चीज है, ये है वो क्या चीज था बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम यानी एयर। तो जब एयर था या फ्री स्पेस था तो हमने उसको लिया, अब कोई मीडियम आएगा तो उसका एप्सिलॉन लेना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ये क्या चीज है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो भी आपने मीडियम लिया है उसका परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम। तो सर आपने बताया कि अगर फ्री स्पेस है तो उसका एप्सिलॉन नॉट कहलाएगा और उसकी वैल्यू एक कांस्टेंट है जो कि गिवन है। ठीक है, आ रही बात समझ में। बट जब हम बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम की, अब गिवन मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, पैराफिन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है। तो हर एक अलग अलग मीडियम के लिए क्या होगा बेटा, ये अलग अलग होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम क्या होता है, अलग होता है। अब इसको निकालें कैसे हम, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम का। ठीक है, तो इसके लिए आप ये समझो बेटा कि तीन चीजें आपको समझना है। एक क्या हुआ एप्सिलॉन नॉट, एक क्या हुआ एप्सिलॉन, और एक होता है एप्सिलॉन आर। ठीक है, एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ, अभी अब मैंने बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में क्या आ जाता है बेटा, वैक्यूम या फिर एयर। एप्सिलॉन क्या हो गया, परमिटिविटी ऑफ गिवन मीडियम, गिवन मीडियम। और एप्सिलॉन आर क्या कहलाता है, ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ये क्या चीज कहलाता है, रिलेटिव परमिटिविटी। इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है। एप्सिलॉन आर जो होता है
वो होता है एप्सिलन और एप्सिलन नॉट का रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, क्या हुआ ये? परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड ये हो गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, आ रही बात समझ में? एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट, वेल अंडरस्टूड। तो बेटे यहां से हमें समझ में आ रहा है कि एप्सिलन क्या हो जाएगा? एप्सिलन हो जाएगा एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर। ठीक है, एप्सिलन बराबर होता है किसके? तो यहां जो हमने एप्सिलन लिया है वो क्या हो गया? एप्सिलन नॉट इंटू एप्सिलन आर हो गया। ठीक है, तो 1/4 पाई इस एप्सिलन की जगह क्या होगा? एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर होगा। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलन नॉट एप्सिलन आर होगा। ठीक है, तो अब जो एप्सिलन आर है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलन नॉट तो कांस्टेंट है, बट एप्सिलन आर जो होता है वो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो एप्सिलन आर है, एप्सिलन आर, इसको हम एक और नाम से जानते हैं। एप्सिलन आर को this is also called डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या कहते हैं? और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर बेटे? तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, या मतलब एप्सिलॉन आर यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वो अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें आपने नोट कर ली। तो बेटा एप्सिलॉन आर यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, एप्सिलॉन आर या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के से शो करता है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, एप्सिलॉन आर या के, तो ये अलग अलग मीडियम का अलग अलग होता है। फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू, एप्सिलॉन आर या के की जो वैल्यू है वो क्या होती है? 1 होती है। इसलिए ऑटोमेटिकली इसमें जब मैं 1 रखूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और वो चीज निकल जाएगा। समझ गए? क्लियर है मेरी बात? फॉर, है ना, फॉर मेटल के लिए जो है एप्सिलॉन आर या के यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, उसके लिए इनफाइनाइट होता है। और बाकी जो मटेरियल है उसके लिए आपको गिवन रहेगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो गिवन रहेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के मैं क्या कहना चाहता हूं कि भैया एप्सिलॉन नॉट कभी अकेला होता ही नहीं है, ये दिमाग में बिठा लो। एप्सिलॉन नॉट कभी अकेला होगा ही नहीं, एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर हमेशा ही होता है। ठीक है, लेकिन जब एयर की बात होती है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, इसलिए ये क्या बचता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बचता है। एप्सिलॉन आर, जहां एप्सिलॉन नॉट है उसके साथ एप्सिलॉन आर होता ही है। लेकिन अगर एयर या फिर वैक्यूम है तो वो ऑटोमेटिकली 1 होता है, इसलिए एप्सिलॉन आर हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर मीडियम चेंज होगा तो फिर ये एप्सिलॉन आर लगाना पड़ेगा, है ना, तो फिर एप्सिलॉन आर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जो के ई है यानी कूलम्ब कांस्टेंट है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर हो गया। पहले ओनली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था। ठीक है, तो बेटे अब जो ये हमारा फॉर्मूला है मीडियम वाले केस में क्या हो जाएगा? मीडियम वाले केस में ये हो जाएगा एफ मीडियम इक्वल्स टू के ई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जनरल फॉर्मूला हो गया। के ई के बदले इस टाइम क्या लेना है बेटा अपने को? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, है ना, इस बार दोनों चीज आएगा, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके बेटे, अब ये चीज देखो, अगर तुम इतनी चीजों को देखो
तो इतना चीज तो पहले से है हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये चीज पहले से है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, फोर्स इन एयर। अगर वो दोनों जो चार्ज पार्टिकल थे वो एयर में थे तो फिर इतना ही फोर्स लगता, और मीडियम में जाने पर क्या हुआ, इसमें एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि मीडियम में जाने पर, ठीक है, मीडियम में जाने पर फोर्स जो एयर में था वो अब एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो गया। ठीक है, और एक चीज याद रखना बेटा कि एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू है, वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा, वो 1 से बड़ा होगा। अब मैं यहां पर किसी 1 से बड़े क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा। तो किसी मीडियम में जो फोर्स है वो एयर से तो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो क्या समझा बेटा कि जब हम कंप्लीट सेटअप को, मान लो दो चार्ज पार्टिकल है ना, ये दो मार्कर जो है वो चार्ज पार्टिकल है सपोज, है ना, ए और बी, इसके बीच में इसके ऊपर जो भी चार्ज है 1 कूलम ले लो, और इनके बीच की डिस्टेंस सपोज 1 मीटर ले लो। ठीक है, अभी इसके बीच में जो फोर्स लगेगा, एयर है अभी इसके बीच में, अब इस पूरे सेटअप को, है ना, हमने किसी मीडियम में डाल दिया, जैसे कि पानी में डाल दिया, वाटर में डाल दिया। ठीक है, मैं जब ये कहता हूं कि इस पूरे सेटअप को हमने किसी अदर मीडियम में डाल दिया, तो इसका मतलब है कि इसके, ये दोनों के ऊपर चार्ज सेम ही है, इनके बीच की दूरी सेम ही है, सिर्फ क्या चेंज हो गया, मीडियम चेंज हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, जब ये एयर में था उस समय जो फोर्स लग रहा था, है ना, उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से जिस मीडियम में आप उसको लेके जा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप किसी चीज को डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो किसी मीडियम में जाने पर हमारा जो ये है फोर्स है वो कम हो जाता है। तो आपको कुल मिलाकर के अभी तक जो हमारा डिस्कशन हुआ उसके बेसिस पर हम क्या याद रख सकते हैं, क्या काम आने वाली चीजें हैं। तो एक कि भैया एयर रहेगा तो क्या यूज करेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और अगर मीडियम रहा तो क्या यूज करेंगे, या तो आप इन वैक्यूम और एयर, और इन मीडियम। ठीक है बेटे, तो इन वैक्यूम और एयर क्या यूज करेंगे, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और यहां क्या यूज करेंगे, F मीडियम में 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और इसी को, है ना, इसकी वैल्यू यहां प्लेस करेंगे तो F एयर बटा एप्सिलॉन आर कर लो या K कर लो, जो भी लिखना है। ठीक है, तो बेटे ये यहां पर नोट करने लायक बात है, इफ कंप्लीट सेटअप is placed in a medium from air, then force between them decreases as compared in air, as compared in air, because F मीडियम में क्या होता है, एयर के मीडियम से K होता है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हम मीडियम में लेके जाते हैं तो क्या इफेक्ट होता है, तो बोलोगे फोर्स घट जाता है, फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटे, तो आई होप कि आपको कूलॉम्स लॉ अच्छे से समझ में आया। ठीक है, कूलॉम्स लॉ अच्छे से अपने को समझ में आया। अब जो बेटा कूलॉम्स लॉ है और भी कुछ कुछ बातें बताता है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है ना,
ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई। हम सभी को पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। जब वेक्टर क्वांटिटी की बात होती है सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम नहीं चलने वाला आपका, है ना। इसके साथ साथ आपको क्या बताना पड़ेगा बेटा, आपको जो है उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, है ना। तो डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। डायरेक्शन क्या होगा, तो भाई सिमिलर चार्ज होगा, ठीक है। सिमिलर चार्ज होगा तो क्या करेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और डिसिमिलर चार्ज होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो ये फोर्स की एक खास बात है, ठीक है, कि अगर ये फोर्स है और ये दो चार्ज हैं Q1 एंड Q2, समझे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन से दोनों को जोड़ देना है, ठीक है। दोनों के सेंटर को एक लाइन से जोड़ देना है। तो अब दो ही चीज पॉसिबल है, अगर दोनों सिमिलर है रिपेल करेगा, इधर लगेगा इधर लगेगा, ठीक है। और अगर दोनों डिसिमिलर है तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, इधर लगेगा इधर लगेगा। मतलब क्या हो रहा है कि हर हाल में जो फोर्स है ना, वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है, ठीक है। दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन के अलोंग ही लगता है। ऐसा जब भी फोर्स होता है जो कि हमेशा दो बॉडी के सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग लगता है, ऐसे फोर्स को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो हमारा जो, जैसा कि आप याद करो क्लास 11th में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसे ही एक्सप्लेन किया था कि ये एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, दो बॉडी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही लगता है, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ये सेंट्रल फोर्स है। तो बेटा क्या होगा, इसका डायरेक्शन अलोंग द लाइन होगा, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स is always along the line joining the center of charge, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ चार्ज, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, रिपल्सिव, ठीक है। इसके ऊपर ये डिपेंड करता है, वही हमारा समझ गए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है मेरी बात। अब हम बात करेंगे कि अब चूंकि ये वेक्टर है ना, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्यों ना हम इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाएं, है ना। वेक्टर के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं क्या सर, जब वेक्टर है तो वेक्टर के फॉर्म में दिखाया जाए इसको, ठीक है। तो हम इसका वेक्टर फॉर्म भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बात करने वाले हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्लियर है मेरी बात। चलो तो बात करते हैं इसके बारे में। तो बेटे सपोज हमने वेक्टर की बात कर रहे हैं तो भाई रेफरेंस तो चाहिए, है ना। तो एक चार्ज पार्टिकल है सपोज ये Q1 एंड एक चार्ज पार्टिकल है ये Q2, ठीक है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो सपोज मैंने बोला R1 वेक्टर, और जो सेकंड चार्ज पार्टिकल है उसका पोजीशन वेक्टर है R2। देखो बेटा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप वेक्टर को बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर की बहुत ज्यादा जरूरत पढ़ने वाली है, ठीक है। वेक्टर अच्छा होना चाहिए, है ना। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपका वेक्टर अच्छा होना चाहिए, एंड देन आपका क्या बोलते हैं फोर्स जो अप्लाई करते हैं अपन, है ना, एनएलएम, ठीक है। एनएलएम के जो फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाने का था, उसकी इक्वेशन को सॉल्व करने का था, वो वाले कंसेप्ट आपके अच्छे होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी कंफर्टेबल इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो चलो, तो दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, हमने इसका पोजीशन वेक्टर R1 ले लिया, इसका पोजीशन वेक्टर R2 ले लिया,
ठीक है। अगर दोनों सिमिलर नेचर हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो क्या होगा बेटा, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रिपेल करेंगे। तो चलो रिपेल कराते हैं। तो इस पर क्या फोर्स लगेगा बेटा, इस डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बोला है ये हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगता है, ठीक है। तो इस तरफ लगेगा। इस पर जो फोर्स लगेगा उसको हम कहेंगे F12। क्या मतलब हुआ? फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 1 बाय 2। इस पर फोर्स कौन लगा रहा है? 2 लगा रहा है। सिमिलरली ये पार्टिकल पर चार्ज फोर्स कितना लगेगा? F21। चार्ज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 2 बाय 1, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो बेटे अगर मान लो मुझे F12 निकालना है, ठीक है, F12 कैसे निकालेंगे? तो भाई आपको ये वाला डिस्टेंस चाहिए चार्ज पर, तभी तो फोर्स निकालोगे, है ना। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है आपका? K Q1 Q2। Q1 K की वैल्यू क्या है बेटा? एयर है, चलो अभी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन ये वाली डिस्टेंस चाहिए आपको, है ना। ये वाले डिस्टेंस को हम क्या बोले, ठीक है, हम क्या बोले, ये सवाल उठता है। तो ये फोर्स इधर लग रहा है ना, हाँ। तो मैं क्या करता हूं, इस वेक्टर को ऐसा डायरेक्शन दे देता हूं और इस वेक्टर को कह देता हूं R12 वेक्टर, ठीक है। 1 की ओर 2 से 1 की ओर लग रहा है ना, वो R12 ऐसा वेक्टर का नाम दे दिया हमने, R12। क्लियर मेरी बात? तो बेटा इसको मैं क्या कह सकता हूं, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं तो R12 का क्या करना है? स्क्वायर करना है ना। क्लियर मेरी बात? तो ये जो पार्ट है वो क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, है ना। इतना पार्ट क्या है? मैग्नीट्यूड है। अब क्या लेना है अपने को? डायरेक्शन। तो बेटे डायरेक्शन याद करो, मैंने क्या बोला था? डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर कौन है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में कोई है वो लगा देंगे इसमें, तो डायरेक्शन मिल जाए। तो इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है बेटा? R12 वेक्टर है इस डायरेक्शन में। उसका अगर यूनिट वेक्टर ले लेंगे तो इसका डायरेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पर इसके साथ लगा सकते हैं R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक है, R12 का यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब यहां पर ये R12 क्या चीज है भाई? किस चिड़िया का नाम है R12? किस चिड़िया का नाम है R12? अच्छा, और यूनिट वेक्टर क्या होता है ये भी आपको पता है ना, पढ़े हम लोगों ने। तो बेटे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। और यूनिट वेक्टर क्या होता था? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है? R12 और उसका मैग्नीट्यूड क्या है? R12। तो देखो ये ओवरऑल क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, ये देखो क्या हो गया? R12 का क्यूब हो गया। और इधर क्या रह गया बेटा? R12। तो ये एक और रूप आया बेटा हमारा फोर्स का, 1 और 2 पर, 1 पर 2 के कारण, ठीक है। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हमारा काम बस ये है कि R12 निकालेंगे कैसे। तो बेटे ये देखो, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल बना रहे हैं। तो आपने क्लास 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो मैंने क्या बोला था बेटा? जो सेम ऑर्डर में होगा, है ना, तो ये और ये सेम ऑर्डर में है और ये उसके अपोजिट ऑर्डर में है। तो जो सेम ऑर्डर में होता है उन दोनों का वेक्टर सम अपोजिट ऑर्डर वाला होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा? वेक्टर R2 प्लस वेक्टर R12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? वेक्टर R1। देयरफॉर वेक्टर R12 क्या हो जाएगा? वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है। तो यहां जो मैंने R12 लिखा है वो कैसे निकलेगा? इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका F12। सिमिलरली आप चाहो तो F21 निकाल सकते हो, और या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये जो है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा? फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, ये इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो आपने अगर एक निकाल लिया तो दूसरा निकालने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या बोल सकते हैं, F12 जो है वो ऑब्वियसली माइनस ऑफ F21 होगा, है ना, अपोजिट। क्लियर है? तो F12 और F21 देखो दोनों के अपोजिट है कि नहीं, मैग्नीट्यूड में क्या होगा, इक्वल होगा, तो इक्वल एंड अपोजिट। तो ये होता है बेटा वेक्टर लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्लियर? तो जो वेक्टर फॉर्म है वो बेसिकली आपको जो है बोर्ड में पूछा जाएगा, बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो हमें सीधा सीधा पता चलता है, भाई प्लस है मतलब दोनों सिमिलर है तो रिपेल कर देगा, डिसिमिलर है तो अट्रैक्ट कर देगा। तो ये थ्योरी पार्ट मतलब जो कूलम्ब वेक्टर फॉर्म है वो बेसिकली आपको जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं वहां पर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा कि जो कूलम्ब्स फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये जो फोर्स लग रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये कि ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, क्या मतलब होता है भाई इनवर्स स्क्वायर लॉ, और कौन फॉलो करता है? तो हमने देखा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में भी देखा था हमने, है ना, कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होता था, है ना। जब भी ऐसा होगा तो हम कहेंगे इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, समझ गए? दूसरा चीज जैसा मैंने बोला कि इट इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। क्या होता है सेंट्रल फोर्स? मैंने अभी अभी बताया कि जो भी चार्ज पार्टिकल है हमेशा फोर्स उसके लाइन को ज्वाइन करने, जो लाइन दोनों को ज्वाइन करेगी उसी डायरेक्शन में लगेगा, चाहे अट्रैक्टिव चाहे रिपल्सिव, ऐसा जो भी होता है उसको हम कहते हैं कि वो सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब याद तो होगा बेटा कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, याद है सबको? इट इज कंजर्वेटिव फोर्स, क्लास 11th में पढ़ा था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके कारण एक कंप्लीट साइकिल में, है ना, एक फुल साइकिल में टोटल वर्क डन 0 होता है। ऐसे सारे फोर्सेस को क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव। यहाँ वहां पर मैंने आपको बोला था बेटा जितने भी फील्ड वाले फोर्सेस होते हैं, दूर से काम करने वाले फोर्सेस होते हैं, वो सभी कंजर्वेटिव होते हैं। कंजर्वेटिव कुल मिलाकर के 4 ही है आपका, है ना, एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक है ग्रेविटेशनल, एक है मैग्नेटिक और एक है इलास्टिक। ठीक है, इतने ही कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उनमें से ये भी क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके कारण हमेशा एक फुल साइकिल में जो टोटल वर्क डन होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, और क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो जाएगी बेटा? ये जो है दोनों चीज हो सकता है, अट्रैक्टिव भी हो सकता है एंड रिपल्सिव भी हो सकता है। इट इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, है ना, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्या मीडियम पर डिपेंड करता है ये? क्या ये फोर्स मीडियम पर डिपेंड करता है? तो यस, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। आपने देखा मीडियम में जाने पर क्या हो रहा था? फोर्स घट जाता था। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम में डिपेंड करता था क्या? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करता था क्या? वो नहीं करता था, क्योंकि उसका जो कांस्टेंट था कैपिटल जी वो यूनिवर्सल कांस्टेंट था, हर जगह पर वो सेम ही होता था। किसी मीडियम में ले जाओ, वैक्यूम में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कैपिटल जी की वैल्यू चेंज नहीं होती थी, है ना, इसलिए वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता था। बट यहाँ क्या है, अलग अलग मीडियम में जो
कांस्टेंट है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अगर आप कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज greater than gravitational force। ठीक है, कोई भी दो बॉडी है तो देखो मैंने जैसा कि आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि चार्ज जो है ना वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं कर सकता। चार्ज है तो वहां मास तो होगा ही, और जहां मास है वहां ग्रेविटेशनल तो होगा ही। ठीक है, तो मास है, उनके बीच में क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, और चार्ज है उसके बीच में क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लग रहा है। ठीक है, तो दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन स्ट्रांग होगा, तो हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रांग होगा, ग्रेविटेशनल क्या होगा, वीक होगा। कारण क्या है भाई, कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी, कारण क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जो कि बहुत छोटा था, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो क्या है 9 इंटू 10⁻9। तो इसका कांस्टेंट देखो काफी बड़ा है पॉजिटिव, और इसका बहुत छोटा है नेगेटिव में, है ना, आ रही बात समझ में। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से थोड़ा ज्यादा होता है। आ रही बात समझ में आपको। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, और भी कुछ देख सकते हैं अपन। अब जो हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है ना, कूलम्ब्स लॉ हमने जो पढ़ा है जिसमें हमने फॉर्मूला लेके आया Q1 K Q1 Q2 by R²। तो इसमें जो ये Q1 Q2 चार्ज है वो कौन सा लेना है, तो हमेशा ध्यान रखें कि जो कूलम्ब्स लॉ होता है वो वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी हो गया, कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड only for point charges। ठीक है, सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होता है। और क्या बोल सकते हैं, जो कूलम्ब्स लॉ है वो सिर्फ दो बॉडी के, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकालना सिखाता है ना। बाय कूलम्ब्स लॉ force between only two charge particle। By Coulomb's law, force between only two charge particle we can calculate। ठीक है, सिर्फ हम दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में। तो अगर मान लो वहां पर दो के अलावा तीसरा चार्ज पार्टिकल है तो क्या होगा, ठीक है, तीसरा भी है, चौथा भी है, पांचवा भी है, कई सारे चार्ज पार्टिकल हैं। ठीक है, तो बेटे जैसे कि मैं बोलूं कि ये एक चार्ज पार्टिकल है A, यहाँ एक और चार्ज पार्टिकल है, इस पर Q है, इधर Q1 है, इधर Q2 है, इधर Q3 है, ऐसा। ठीक है, तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल, ये अगर मेरा इंटरेस्ट का चार्ज है ना, इस पर मेरा ध्यान है, इस पर मैं देखना चाहता हूं कि इस पर कितना फोर्स लगेगा, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा बेटा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना, ये कैसे लगाएगा भाई, तो इसके कारण इस पे क्या फोर्स लगेगा ये हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ, है ना। कूलम्ब्स लॉ इतना हमें बताता है कि इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, K Q1 Q2 by R²। उस समय इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर और भी चार्जेस हैं। कहने का मतलब है कि जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो कूलम्ब फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, उससे कोई लेना देना नहीं।
हाँ, जब मैं इसके कारण इस पे निकालूंगा तो इनका इनका कोई मतलब नहीं है। जब मैं इसके कारण इस पे निकाल, सिर्फ दो से मतलब है अपने को, है ना, उस समय बाकी कोई उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल is independent from presence or absence of other charge particle। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थे बेटा कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो चलो बात करते हैं कि एक आध एग्जांपल लेकर के। फाइंड कूलम्ब फोर्स बिटवीन बॉडी ए एंड बी, जिसमें से ये ए है, ये बी है, इस पर 4 माइक्रो कूलम्ब है, इस पर 6 मिली कूलम्ब है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है r, वो समझो 10 मिली कूलम्ब है। ठीक है, तो कितना फोर्स होगा। ओके बेटा, तो सबसे पहले नेचर पता कर लें। दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं बेटा, रिपेल कर देंगे, तो फोर्स का नेचर कैसा हो गया, रिपल्सिव हो गया। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए यहाँ पर कोई मीडियम नहीं दिया है, इसका मतलब एयर है। एयर है तो क्या हो जाएगा बेटा 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 कितना है 4 माइक्रो, मतलब क्या होता है बेटा -6, और दूसरा चार्ज क्या है 6 मिली, मतलब क्या होता है -3 अपॉन r स्क्वायर। 10 मिली मतलब क्या होता है -3 का स्क्वायर। ओके, लेट्स सिंप्लीफाई इट। तो क्या दिख रहा है बेटा -6 -3 9 कैंसिल हो गया बेटा, क्या बचा 9 इंटू 4 इंटू 6 अपॉन ये कितना बच जाएगा बेटा 10⁻² का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, तो 9 4 जा 36 इंटू 6 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 10⁻4, तो ये क्या हो गया 216 हो गया क्या 636 3 हाँ 216 इंटू 10⁻4 न्यूटन। ठीक है, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये बहुत ही बच्चे वाला क्वेश्चन हो गया, है ना, बहुत ही सिंपल। आ रही बात समझ में बेटे? अब मान लो बेटा मैं कहता हूं कि एक आइडेंटिकल बॉडी है ए, एक आइडेंटिकल बॉडी है बी। ठीक है, इस पर चार्ज है सपोज कैपिटल Q। ठीक है बेटे, इस पर चार्ज कितना है कैपिटल Q है। ये सेकंड वाले पर भी कैपिटल Q है। ठीक है, सेकंड वाले पर भी क्या है कैपिटल Q है, और इसके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। ओके, तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि दोनों पॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा रिपल्सन होगा, और फोर्स लग रहा है सपोज F। इस सिचुएशन में इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है F लग रहा है। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है? क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में भी लिख देता हूं। व्हेन टू identical charged body is kept
r distance apart, they repel each other with force F। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या किया जाता है, इफ थर्ड आइडेंटिकल बॉडी, आइडेंटिकल अनचार्ज्ड बॉडी C is first touched with A and then touched with B and then removed far away, now what will be force between A and B। अब A और B के बीच में क्या फोर्स लगेगा। ठीक है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हाँ देखो, तो हमने क्या किया, एक तीसरा बॉडी लिया C जो कि अनचार्ज्ड है, तो उसको हमने पहले A के साथ टच कराया, तो वो जो चीज था, वो जो C है वो अनचार्ज्ड है और ये चार्ज्ड है, ऐसा जब होता है तो क्या होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, ये इसको क्या करेगा, चार्ज कर देगा जो C है ना। और जब चार्जिंग होता है ऐसा, मैंने बोला था याद करो कि आइडेंटिकल दो बॉडी जब कांटेक्ट में आएंगे तो वो चार्ज क्या करते हैं, बराबर बांट लेते हैं। ठीक है, तो इसके पास Q था, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो टोटल Q उसको बराबर बांटोगे तो इसके ऊपर क्या बचेगा, Q/2 और दूसरे के ऊपर क्या बचेगा, Q/2। तो ये जो C है इसके ऊपर Q/2 और इसके ऊपर Q/2। अब इसको यहां से उठाया बेटा, अब इसको जब यहां से उठाया तो इसके पास है अब चार्ज Q/2। अब इसको यहां से उठा करके क्या किया, इससे टच करा दिया। ठीक है, इससे टच करा दिया, तो इससे टच कराने से पहले इसके ऊपर क्या था, Q/2 और इसके ऊपर क्या है, Q। तो टोटल कितना हो गया बेटा, Q + Q/2 कितना हो गया बताओ, 3Q/2 है ना, इतना टोटल चार्ज है। अब वो क्या होगा, दोनों बराबर बांट लेंगे। जब दोनों बराबर बांट लेंगे तो इसका आधा यानी 3Q/4 इसके ऊपर आ जाएगा और 3Q/4 इसके ऊपर आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हटा दिया, फेंक दिया। ठीक है, इसको हटा करके फेंक दिया। तो भाई अब जो करंट सिचुएशन है उसमें A के पास कितना है, Q/2 और B के पास कितना है, 3Q/4 और इनके बीच की दूरी क्या है, R। तो आप फोर्स निकाल सकते हो कि नहीं बेटा, फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, F' बोल लेता हूं कि Q1 कितना है, Q/2, Q2 कितना है, 3Q/4 और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R। तो R का स्क्वायर, तो क्या हो गया बेटा, देखो कि Q स्क्वायर हो जाएगा और 3/8 R स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्टिंग में बेटा दोनों के ऊपर क्या था, Q था, है ना, तो उस समय फोर्स क्या लग रहा होगा, KQ²/R²। तो यहाँ जो KQ²/R² वाला पार्ट है वो क्या है, पुराना वाला F है, तो ये देखो क्या हो गया बेटा, 3F/8। तो अब जो नया फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3F/8 लग रहा है। आ रही बात समझ में, हाउ मच, 3F/8। वेल अंडरस्टूड बेटा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, आगे बढ़े। अब देखो बेटा, हमें यहां से ये तो समझ में आ गया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है उसके बीच में फोर्स निकालना है, बड़े ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ लगा करके हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर दो से अधिक फोर्सेस हो गए तो फिर क्या करेंगे, है ना, दो से अधिक चार्जेस हो गए
तो फिर क्या करेंगे? तो हम बात कर रहे हैं फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्ज। फोर्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। दो सिंगल चार्ज के कारण पता करना है, एक के ऊपर, एक के ऊपर पता करना है, तो भाई कूलम्ब्स लॉ लगाओ, सिंपल, काम खत्म हो गया। लेकिन जब कई सारे चार्जेस के कारण निकालना हो तब आपका कूलम्ब्स लॉ अकेले काम नहीं करेगा, तो उसमें आपको क्या होता है, एक नए लॉ की जरूरत पड़ती है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इसका नाम आपने कई बार सुना है ना? हर जगह पर ये संकट मोचक की तरह प्रकट हो जाता है कि नहीं? जहां सब चीजें फेल होने लगती है ये आ जाता है। तो क्या होता है समझते हैं। तो मान लो बेटा एक चार्ज पार्टिकल है Q, एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और एक चार्ज पार्टिकल है Q2, ठीक है बेटा। अब अगर मुझे इस पर सिर्फ इसके कारण निकालना होता, ओके था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये भी फोर्स लगाएगा और ये भी फोर्स लगाएगा, है ना? दो चार्ज है, दोनों लगाएंगे, ठीक है। तो फिर कैसे निकालेंगे? तो हमें क्या करना है, हमें पहले इसके कारण इंडिविजुअल ये क्या करेगा वो पता कर लेना है। तो ये पॉजिटिव है ना बेटा, क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस तरफ एक फोर्स लगाएगा, है ना? जो भी वैल्यू आएगी वो एक फोर्स लगेगा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, F1। इस इंडिविजुअल चार्ज के कारण इस पर कितना फोर्स लग रहा है वो हमने पता कर लिया कूलम्ब्स लॉ से। फिर ये इंडिविजुअल चार्ज इसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगा वो हमने पता कर लिया F2। और भी कोई चार्ज होता, सपोज एक और चार्ज होता इधर Q3, तो इसके कारण क्या फोर्स लग रहा होता वो भी पता कर लेते, F3। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, हर एक इंडिविजुअल चार्ज के कारण उस पर क्या फोर्स लग रहा है वो हम पता करते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब जब हमें सारे इंडिविजुअल चार्जेस के कारण फोर्स पता चल जाएगा, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि इस पर जो टोटल फोर्स होगा सारे चार्जेस के कारण वो इन सब का वेक्टर सम होगा, ठीक है। ये इन सब का वेक्टर सम होगा। तो इसका स्टेटमेंट ये है कि टोटल चार्ज ऑन एनी सिंगल चार्ज पार्टिकल is the vector sum of, ठीक है, is the vector sum of all the forces acting due to individual charges, that is F total equals to F1 plus F2 plus so on. This is principle of superposition. आगे बात समझ में, इंडिविजुअल चार्जेस के कारण हमने उस पर निकाल लिया और उनका वेक्टर सम कर लिया, हमें पता चल जाएगा कि उस पर नेट फोर्स, टोटल फोर्स क्या लग रहा है। This is how we calculate when there are more than two charges, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, समझो कि मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, दूसरा चार्ज पार्टिकल है, ये सपोज कि 4 मिली कूलम है और ये सपोज कि 9 मिली कूलम है, ठीक है। और इनके बीच का जो डिस्टेंस है सपोज 10 मीटर है,
ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। अब हमें पता करना है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां पे, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज पार्टिकल be placed so that net force on the charge particle is zero. ठीक है, क्या कह रहा है कि एक तीसरा चार्ज पार्टिकल इनके बीच कहां रखूं, ठीक है, कि उस पर जो टोटल फोर्स है वो जीरो हो जाए। तो भाई मैंने मान लिया कि वो चार्ज पार्टिकल मैंने यहां रख लिया, और ये यहां से दूरी सपोज ये x है, तो बेटा इधर से x है तो इधर से क्या होगा 10 माइनस x होगा, नो डाउट। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करेंगे बेटा। तो क्या क्या होगा समझो, क्या क्या होगा। ये 4 माइक्रो मिली कूलम इस पर फोर्स लगाएगा, है ना, ये समझो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इस पर एक फोर्स इधर लग गया, सपोज F1 बोला, कितना हो जाएगा बेटा F1 K, Q कितना है बेटा 4, और दूसरा क्या है Q है, और अपॉन इसके बीच की दूरी क्या है x, तो इतना हो गया। सिमिलरली ये वाला चार्ज इसको क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इधर फोर्स लगाएगा, है ना, इधर फोर्स लगाएगा। तो इसको मान लो मैंने F2 बोला, तो F2 कितना हो जाएगा बेटा K, ये कितना है 9, और ये कितना है Q अपॉन इसके बीच की दूरी क्या है 10 माइनस x, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटे ऑब्वियस सी बात है, हमको क्या करना है, इस पर टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए, है ना, ये जो चार्ज पार्टिकल है इस पर टोटल फोर्स जीरो होना चाहिए। तो जीरो होने के लिए क्या जरूरी है बेटा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो F1 और F2 को क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो F1 शुड बी इक्वल टू F2। तो बेटे K4Q अपॉन x स्क्वायर शुड बी इक्वल टू K9Q अपॉन 10 माइनस x का होल स्क्वायर। क्या कटा बेटा, KQ कैंसिल हो गया, सो 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन 10 माइनस x का स्क्वायर। बोथ साइड रूट कर लो बेटा, तो यहाँ बचेगा 2 बाई एक्स, यहाँ बचेगा 3 अपॉन 10 माइनस एक्स, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 माइनस 2x बराबर 3x, 5x बराबर 20, तो ये 4 हो गया, x बराबर क्या आया 4 मीटर। ठीक है, तो ये आया 4 मीटर, मतलब यहां से हमें 4 मीटर की दूरी पर, या इधर से देखेंगे तो 6 मीटर की दूरी पर अगर हमने किसी चार्ज पार्टिकल को रखा होगा, ठीक है, तो उस पर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये है कि अगर मल्टीपल चार्जेस हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, क्लियर है। तो फिर आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर और भी सारा क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बाय बाय।